हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर। ये जो पेपर है वो 2014 को हुआ था। आरयूएचएस के द्वारा ये एग्ज़ाम लिया गया था। दोस्तों इस पेपर में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है जो अभी भी रिपीट होते हैं और आगामी जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनमें भी रिपीट होते रहेंगे। तो दोस्तों आपको ये जो भी पेपर्स है, जितने भी पेपर्स आपको बताए जाएंगे, सारे के सारे पेपर्स आपको देखने हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इनके अंदर पूछे गए हैं। टोटल इस पेपर में 120 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से आज की इस पार्ट के अंदर हम 60 क्वेश्चंस देखेंगे और जो रिमेनिंग 60 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पे आपको देखना है और ये पार्ट भी आपको कंप्लीट देखना है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द पेशेंट विथ CHF इज प्लेस्ड इन हाई फॉलोर पोजीशन, व्हाट इज द रैशनल फॉर प्लेसिंग ए पेशेंट इन दिस पोजीशन। एक पेशेंट है CHF यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का, उसको हाई फॉलोर पोजीशन दी गई है। अब आपको ये पूछा गया है कि जो हाई फॉलोर पोजीशन इस पेशेंट को दी गई है, इसके पीछे क्या कारण है, यानी इस पेशेंट को हाई फॉलोर पोजीशन ही क्यों दी गई है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है, करेक्ट आंसर आपको करना है। ऑप्शन आप पढ़ते रहना। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिटर्निंग टू हार्ट, जो ब्लड की वॉल्यूम है वो हार्ट को रिटर्न होने की मतलब रिटर्न क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब रिड्यूस करने के लिए ये पोजीशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए पेशेंट विथ हेमरोइड्स आस्क्स द नर्स द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, द नर्स एक्सप्लेन दैट इट जनरली रिजल्ट्स फ्रॉम। एक हेमरोइड्स का पेशेंट है, वो नर्स को पूछता है कि जो मेरे को हेमरोइड्स हुआ है इसके पीछे क्या कारण है, नहीं हेमरोइड्स हुआ है तो क्यों हुआ है। तो नर्स यहाँ पे क्या बताएगी उस पेशेंट को, ये सिंपली आपको पूछा है। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फोर्थ कॉन्स्टिपेशन। अगर लंबे समय तक किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसको हेमरोइड्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसको बताना है कि कॉन्स्टिपेशन आपको रहा है, इसकी वजह से आपको क्या हुआ है, हेमरोइड्स हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पेशेंट हु इज इमोबिलाइज्ड बिकॉज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज शुड हैव ए डाइट रिच इन। देखिए एक पेशेंट है जिसको इमोबिलाइज किया हुआ है, मतलब हिलने डुलने के लिए उसको मना किया हुआ है। क्यों किया हुआ है, क्योंकि इसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो रखी है। अब आपको ये पूछा गया कि इस पर्सन को आप कौन सी सबसे ज़्यादा डाइट देंगे, मतलब डाइट में आप सबसे ज़्यादा क्या देंगे, ये आपको सिंपली पूछा गया है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इस पर्सन को हो रखी है, वुंड्स बन रखे हैं, तो वुंड्स को हील करने के लिए आप क्या देंगे, प्रोटीन सबसे ज़्यादा देंगे। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फोर्थ प्रोटीन डाइट जो है वो सबसे ज़्यादा इस पेशेंट को देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ ट्रीटिंग ए पेशेंट फॉर बर्न्स यू कैन असिस्ट इन असेसिंग फ्लूइड रिप्लेसमेंट नीड बाय मॉनिटरिंग हावरली। एक पेशेंट है जो 24 आवर्स से, मतलब उसको 24 आवर्स से ट्रीटमेंट चल रहा है और उसको फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही है। वो जो पेशेंट वो कौन सा है, बर्न का है, मतलब जला हुआ वो पेशेंट है, उसको फ्लूइड रिप्लेसमेंट किया जा रहा है, 24 घंटे से उसको ट्रीटमेंट मिल रहा है। अब नर्स वहाँ पे क्या असेस करेंगी, क्या मॉनिटर करेगी हावरली, जिससे उसको पता चल सके कि इस पेशेंट को फ्लूइड रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फर्स्ट यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसको मॉनिटर करके नर्स पता लगा सकती है कि पेशेंट को फ्लूइड रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फिजिशियन कंसिडर परफॉर्मिंग ए मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग टेस्ट ऑन द एल्डरली क्लाइंट विथ सिरोसिस बिफोर द MRI इज परफॉर्म्ड, विच नर्सिंग एक्शन इज इसेंशियल। फिजिशियन ने ऑर्डर किया है या मतलब फिजिशियन ने ऑर्डर दिया है कि इस पेशेंट की क्या होनी है, MRI मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग जो टेस्ट है वो होना है। यहाँ पे जो पेशेंट है वो कौन सा है, सिरोसिस का है, और इसकी MRI जो डॉक्टर है उन्होंने कहा है कि इसकी MRI होनी है। ये अब देखिए MRI परफॉर्म होने से पहले नर्स यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगी, मतलब नर्स का क्या रोल रहेगा सबसे पहले MRI से पहले। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन थर्ड द नर्स रिमूव्स द क्लाइंट डेंटल ब्रिजेज। मतलब अगर पेशेंट के नकली दांत लगे हुए हैं तो सबसे पहले उनको रिमूव करना है। MRI टेस्ट करने से पहले जो नकली दांत उस पेशेंट का लगे हुए हैं वो आपको हटाने हैं, ये सबसे पहला आपका काम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए क्लाइंट इज रिसीविंग रेडिएशन टू द नेक फॉर कैंसर ऑफ द लैरिंग्स, द मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट टू बी एक्सपेक्टेड इज। एक पेशेंट है जिसको लैरिंग्स का कैंसर हो रखा है,
उसको लेरिंग्स का कैंसर हो रखा है और उसको रेडिएशन थेरेपी से ठीक किया जा रहा है, तो इस पेशेंट को कौन सा साइड इफेक्ट हो सकता है, इस पेशेंट को कौन सा साइड इफेक्ट हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, सोर थ्रोट। सोर थ्रोट इस पेशेंट को होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे जब रेडिएशन थेरेपी नेक से दी जाएगी लेरिंग्स कैंसर को ठीक करने के लिए। सोर थ्रोट के कॉम्प्लिकेशन मतलब साइड इफेक्ट जो है वो ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट फॉर ए क्लाइंट विथ स्केलेटल ट्रैक्शन। देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया कि कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है जो सही रहेगा पेशेंट को अगर स्केलेटल ट्रैक्शन लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन थर्ड, पिन केयर। जो स्केलेटल ट्रैक्शन लगा हुआ है उसमें जो पिन वगैरह लगाई गई है उनकी केयर करना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यानी सबसे पहला जो आपका काम रहेगा, जो नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा वो क्या रहेगा, पिन केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेस्ट दैट इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल डैमेज इज। देखिए दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं जो एग्जाम्स में, यानी 2014 में ये पेपर बना हुआ है तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस 2022 में भी आपको देखने को मिलेंगे, 2024 में भी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मायोकार्डियल डैमेज किसी पर्सन का हुआ है तो उसमें आपने मॉनिटरिंग की यानी टेस्ट वगैरह किया तो सबसे स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा होगा, कैसे आपको पता चलेगा कि इस पर्सन को मायोकार्डियल डैमेज ही हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड, ट्रोपोनिन आई या फिर ट्रोपोनिन फर्स्ट जो भी आप बोलते हैं। ये जो ट्रोपोनिन फर्स्ट है इससे आप पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को क्या हुआ, मायोकार्डियल डैमेज हुआ है। वैसे इसको ट्रोपोनिन आई ही बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what would you monitor in a patient taking high doses of acetaminophen over a prolonged period। एक पेशेंट है जिसने बहुत ज़्यादा एसिटामिनोफेन खा ली है और नर्स जो है वो उसको मॉनिटर कर रही है, वो लंबे समय से वैसे एसिटामिनोफेन खा रहा है लेकिन उसकी जो डोज है वो बहुत ज़्यादा उसने ले ली है, तो नर्स जो है वो क्या मॉनिटर करेगी। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड, लीवर फंक्शन। लीवर फंक्शन, अगर एसिटामिनोफेन बहुत ज़्यादा अमाउंट में पर्सन ले रहा है तो उसका जो मॉनिटरिंग की जाएगी, जो टेस्ट किया जाएगा वो कौन सा किया जाएगा, LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पेशेंट इज एडमिटेड विद सस्पेक्टेड ब्लैडर कैंसर एंड नर्स असेसेस द पेशेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज। देखिए एक पेशेंट है जो एडमिट हुआ है ब्लैडर कैंसर से, वो सस्पेक्टेड है, हम कह नहीं सकते कि ब्लैडर कैंसर ही उसको हुआ है लेकिन ब्लैडर कैंसर उसको हो सकता है, सस्पेक्टेड है। यहाँ पे देखिए सस्पेक्टेड है, नर्स ने उसको असेस किया, नर्स जब उसको असेस करती है तो अर्ली मैनिफेस्टेशन आपको इस डिजीज के क्या मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, हेमेचूरिया एंड नो पेन। पेशेंट को यूरिन के साथ में ब्लड आएगा, साथ ही किसी भी प्रकार का उसको पेन नहीं होगा। ये क्या है, अर्ली मैनिफेस्टेशन किसके, ब्लैडर कैंसर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A patient has been admitted in the hospital with gastroenteritis. During assessment, the nurse is expected to find। देखिए एक पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है जिसको प्रॉब्लम क्या है, गैस्ट्रोएंटराइटिस की। अब जब उसका असेसमेंट किया जा रहा है तो नर्स को कौन सी फाइंडिंग उस पर्सन में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सेकंड, हाइपर एक्टिव बावल साउंड्स। ये आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है। यानी कि गैस्ट्रोएंटाइटिस अगर किसी पर्सन को हो रखा है तो उसमें जो फाइंडिंग मिलेगी वो क्या मिलेगी, हाइपर एक्टिव बॉवल साउंड्स। जो बॉवल साउंड्स है वो बहुत ज़्यादा आपको लिसनिंग होगी, मतलब जब आप ऑस्कल्टेट करेंगे बॉवल साउंड्स तो वो बहुत ज़्यादा आपको सुनाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स वाइल taking care of a patient with cervical level spinal cord injury should give priority to the फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस। देखिए यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस आपको पूछा गया है, पेशेंट आपके पास में है सर्वाइकल लेवल की स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का, पेशेंट की केयर आप कर रहे हैं एज ए नर्स, तो यहाँ पे कौन सी प्रायोरिटी आप नर्सिंग डायग्नोसिस को दोगे, यानी कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस जो ट्रीटमेंट होगा। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सेकंड, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। सीधी सी बात है, आपको क्वेश्चन ये बार बार कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि C1 से C7 या फिर C6 कुछ भी आपको, यानी C1 C2 C3 कुछ भी आपको एक सर्वाइकल जो है इंजरी आपको बता दी जाती है और पूछा जाता है कि आप यहाँ पे सबसे पहले क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो सीधी सी बात है दोस्तों, यहाँ पे इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, अगर सर्वाइकल लेवल पे कभी भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो सबसे पहले सांस लेने में दिक्कत आती है पेशेंट को, तो वहाँ पे ऑक्सीजन एडमिनिस्टर आपको करनी है। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बस
क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है। किसी भी प्रकार से एक पेशेंट का नाम दे देते हैं, फिर बोलते हैं कि इसको C5 इंजरी हुई है और यहाँ पे ये इसके साइन सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तो एज ए नर्स आप यहाँ पे क्या करेंगे। तो बहुत सारी ज़्यादा मतलब 3-4 लाइन जब बना देते हैं तो आपके यहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं 3-4 वो सारे ही आपके सही हो जाते हैं। तो ऐसे आपको नहीं करना है। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्लाइंट विथ कैंसर डेवलप्स प्लूरल इफ्यूजन ड्यूरिंग चेस्ट ऑसिकल्टेशन, द फॉलोइंग ब्रीथ साउंड शुड बी एक्सपेक्टेड टू हियर। एक पेशेंट है कैंसर का जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हुआ है, प्लूरल इफ्यूजन हुआ है। जब उसका चेस्ट आप ऑस्कल्टेट करते हैं तो आपको कौन सी साउंड सुनाई देगी। सिंपली आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन थर्ड, डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड। अगर प्लूरल इफ्यूजन कैंसर की वजह से डेवलप हो रहा है तो यहाँ पे कौन सी साउंड आपको सुनाई देगी, डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A 35-year-old male has been an insulin-dependent diabetic for last 5 years and is now unable to urinate। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। The following is most likely to suspect। एक 35 साल का आदमी है जिसको, यानी जो ये पर्सन है 35 ईयर का, ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक पर्सन है, यानी कि ये इंसुलिन पे ही डिपेंडेंट है। यहाँ पे ये प्रीवियस 5 साल से, मतलब पिछले 5 साल से इंसुलिन पे ही डिपेंडेंट है। अब ये जो पर्सन है वो यूरिनेट करने में एबल नहीं है, मतलब यूरिन पास आउट इस पर्सन के नहीं हो रहा है। तो इस पर्सन को क्या हुआ है ये आपको पूछा गया है कि इंसुलिन डिपेंडेंट है, डायबिटिक का ये पेशेंट है, पिछले 5 साल से कंटिन्यू इंसुलिन पे ही डिपेंड है, अब इसको यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है, तो इसको क्या हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की वजह से ये कंडीशन इसमें डेवलप हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग प्रॉब्लम डज नॉट टिपिकली रिजल्ट फ्रॉम अनकंट्रोल्ड गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। निम्नलिखित में से कौन सी वो एक टिपिकल प्रॉब्लम है, मतलब नहीं है, जो अनकंट्रोल्ड गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से होती है। तो यहाँ पे देखिए, एक जो करेक्ट आंसर आपको करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फोर्थ, मैटरनल हाइपरटेंशन। अगर गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस किसी पर्सन को है तो उसकी वजह से मैटरनल हाइपरटेंशन नहीं होगा। मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया ये हो सकता है, फिटल डेमाइज, फिटल डेथ भी हो सकती है। जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो इनसफिशिएंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में या फिर इनसफिशिएंट अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड की कंडीशंस भी आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है नॉट ए टिपिकल रिजल्ट, यानी कि अनकंट्रोल्ड गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो उसकी वजह से कौन सा रिजल्ट नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, मैटरनल हाइपरटेंशन नहीं होगी, बाकी सभी कंडीशंस हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन डिस्पोजिंग प्लास्टिक बैग्स, ट्यूबिंग, सिरिंज एंड ग्लव्स यूज्ड टू एडमिनिस्टर एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग्स, द नर्स शुड इम्प्लीमेंट विच नर्सिंग इंटरवेंशन। देखिए, एक नर्स है जो क्या कर रही है, एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग्स जो है वो एडमिनिस्टर कर रही है। जब वो एडमिनिस्टर करती है तो ग्लव्स का यूज़ करती है, सिरिंज भी यूज़ करती है, कुछ ट्यूब्स भी यूज़ करती है, कुछ प्लास्टिक बैग्स जो भी बैग्स होते हैं वो भी यूज़ करती है। अब आपको ये पूछा गया है कि एज ए नर्स यहाँ पे आप कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन इंप्लीमेंट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड, डिस्पोज ऑल इक्विपमेंट्स इन ए कंटेनर मार्क्ड बायो हेल्थ एजार्ड। जिस कंटेनर पे बायो हेल्थ एजार्ड लिखा हुआ है उस कंटेनर के अंदर ये सभी इक्विपमेंट्स आपको क्या करना है, डिस्पोज करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्लाइंट विथ ए rectovaginal fistula is at risk of infection. The intervention most important in preventive aspect of nursing care is। देखिए, एक पेशेंट है जिसको रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला बना हुआ है और उसकी वजह से इन्फेक्शन की क्या है, रिस्क है। तो यहाँ पे कौन सा इंटरवेंशन एज आप नर्स क्या, मतलब पेशेंट को कैसे आप प्रिवेंट करेंगे, कौन सी नर्सिंग केयर आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फोर्थ, परफॉर्मिंग पेरिनियल केयर। मतलब जो पेरिनियल केयर है वो आपको टाइम टू टाइम परफॉर्म करनी है और पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्लाइंट इज प्रेजेंटेड विथ एम्बोलिक स्ट्रोक, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस प्लेसेज द क्लाइंट एट द रिस्क ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिक स्ट्रोक। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पेशेंट है जिसको एम्बोलिक स्ट्रोक हुआ है, इस कंडीशन की वजह से पेशेंट को थ्रोम्बो एम्बोलिक स्ट्रोक के भी बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं। तो कौन सी वो कंडीशन है जिसके अंदर थ्रोम्बो एम्बोलिक स्ट्रोक होने के बहुत ज़्यादा रिस्क पेशेंट को होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन अगर कंडीशन पेशेंट्स को दी जाए तो उसकी वजह से थ्रोम्बो एम्बोलिक स्ट्रोक होने के बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द फॉलोइंग इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लासिक साइट ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग एसोसिएटेड विद द हीमोफीलिया। अगर हीमोफीलिया किसी पर्सन को होता है तो उसकी वजह से जो क्लासिकल साइट आपको पूछेगी कि जो इंटरनल ब्लीडिंग होगी उसकी क्लासिकल साइट कौन सी होती है। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर कर देना ऑप्शन थर्ड, जॉइंट कैविटीज। जो भी जॉइंट कैविटीज है उनके अंदर ब्लीडिंग, जो इंटरनल ब्लीडिंग है वो होने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं हीमोफीलियाज के पर्सन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स शुड एंटिसिपेट विच इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर अ पेशेंट एक्सपीरियंसिंग पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। जो नर्स है वो पेशेंट को केयर दे रही है, इमीडिएट ट्रीटमेंट आपको करना है। पेशेंट कौन सा है? पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया का पेशेंट है, तो एज ए नर्स यहाँ पे कौन सा ट्रीटमेंट आप सबसे पहले उस पेशेंट को दोगे? तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, इलेक्ट्रिकल काउंटर शॉक। जो पर्सन है उसको इलेक्ट्रिकल काउंटर शॉक जो है वो पेशेंट को इमीडिएट ट्रीटमेंट आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज हाइपोवोलेमिक शॉक। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हाइपोवोलेमिक शॉक को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कारण है हाइपोवोलेमिक शॉक का। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, थर्ड स्पेस शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के थर्ड स्पेस में जो फ्लूइड है वो शिफ्ट हो जाता है, उसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेजरमेंट कैन बेस्ट बी यूज्ड टू मॉनिटर द रेस्पिरेटरी स्टेटस ऑफ अ पेशेंट विथ पल्मोनरी एडिमा। देखिए पेशेंट जो है उसका मेजरमेंट कर रही है नर्स, और उस पेशेंट को क्या हो रखा है? पल्मोनरी एडिमा हो रखा है, साथ ही रेस्पिरेटरी स्टेटस भी उसका मॉनिटर कर रही है। तो यहाँ पे कैसे आपको पता चलेगा कि इस पर्सन को पल्मोनरी एडिमा ही हुआ है? दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, एबीजी एनालिसिस, यानी कि आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। आप पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को जो है पल्मोनरी एडिमा ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बॉडी सिस्टम मोस्ट कॉमनली इज अफेक्टेड इन पेशेंट विथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस किसी पर्सन में होता है तो मोस्टली कौन सा सिस्टम जो है वो अफेक्ट होता है? और ये आप सभी को पता है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन थर्ड, रीनल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशेंट विथ कॉलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन शुड बी ऑब्जर्व्ड फॉर विच पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन। देखिए एक पेशेंट है जिसको कॉलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, और यहाँ पे इस पर्सन को कौन सा पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? एज ए नर्स जो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, पेशेंट को कंडीशन कॉलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन की, यहाँ पे आपको बताना पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड, बॉवल नेक्रोसिस, इसको बॉवल नेक्रोसिस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बाइल इज प्रोड्यूस्ड थ्रू। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि बाइल जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है? सीधी सी बात है, यहाँ पे जो बाइल है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है? लीवर से। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन फर्स्ट, लीवर। अगर आपको कहे कि बाइल कहाँ पे स्टोर होती है तो फिर आपको आंसर में कर देना है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है। अगर स्टोरेज का पूछे तो, बाइल प्रोडक्शन का पूछे तो लीवर आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ड्रग मोस्ट वाइडली ट्राइड अगेंस्ट एड्स वायरस इज। एड्स वायरस के अगेंस्ट कौन सी ड्रग जो है मोस्टली यूज ली जाती है? तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन फर्स्ट, जिडोवुडिन। जो जिडोवुडिन है वो सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है एड्स के अगेंस्ट, यानी एड्स को ठीक करने के लिए जिडोवुडिन काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज हिपेटाइटिस बी। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हिपेटाइटिस बी कॉज करता है? दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना है ऑप्शन फर्स्ट, वायरस। वायरस जनित रोग है हिपेटाइटिस बी, वायरस की वजह से होने वाली डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसेक्ट्स दैट कैन ट्रांसमिट डिजीज टू ह्यूमन आर रेफर्ड टू एज। जो इंसेक्ट्स होते हैं यानी कि जो डिजीज ट्रांसमिट करते हैं ह्यूमन के अंदर, उन्हें क्या बोलते हैं? वो इंसेक्ट्स जो ह्यूमन के अंदर डिजीज ट्रांसमिट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं वेक्टर्स। ऑप्शन थर्ड, वेक्टर्स उनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिजीज फाइलेरिया इज कॉज्ड बाय। जो फाइलेरिया है उसका पॉजिटिव एजेंट आपको पूछा गया, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन सेकंड, वुचेरिया ब्रांकोप्टाई। ये इसका क्या होता है? पॉजिटिव एजेंट किसका? फाइलेरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडिविजुअल whose blood type is B may in emergency donate blood to a person whose blood type is। यानी कि एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप है बी और उसको इमरजेंसी में ब्लड चाहिए थे, उसको इमरजेंसी में ब्लड चाहिए। अब वो कौन से ब्लड ग्रुप का पर्सन होगा जो इसको दे सकता है? दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फोर्थ, ए बी एंड बी। जो बी ब्लड ग्रुप वाला है और जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला है वो इसको दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और दिए हुए हैं, यानी बी जो ग्रुप है वो तो दे सकता है लेकिन ए नहीं दे सकता है बी ग्रुप वालों को, ए बी दे सकता है लेकिन ए नहीं दे सकता है,
ए यहाँ पे ओ दे सकता है लेकिन ए नहीं दे सकता है, इसलिए ये तीनों ऑप्शंस क्या है, गलत है। और जो ऑप्शन फोर्थ वो क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ब्रेक्स फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गन है जो फैट को ब्रेक डाउन करके उसको कोलेस्ट्रॉल में प्रोड्यूस करता है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना, ऑप्शन सेकंड, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिजीज एथलेट्स फुट इज कॉज्ड बाय। जो एथलेट्स फुट जो डिजीज है वो किससे कॉज होती है, यानी किसके कारण होती है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, फंगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइट ब्लड सेल्स एक्ट, जो WBC है वो क्या करती है, यानी उसका काम क्या होता है। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना, ऑप्शन फर्स्ट, ए डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। WBC का काम है इन्फेक्शन के अगेंस्ट डिफेंस करना, यानी आपको इन्फेक्शन से बचाना। ये किसका काम होता है, WBC का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने WBC को लेकर प्रीवियस पार्ट में एक क्वेश्चन भी देखा था कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी पर्सन को हो रखा है तो कौन सी लैब टेस्ट से आपको पता चलेगा। आपको मैंने बताया था वहाँ पे WBC उसकी मोर देन कितनी आ रही थी, 15,000 पर cmm। अगर वो नॉर्मल वैल्यू से अबव जा रही है WBC, तो समझ जाना पेशेंट को क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्रेटेड थ्रू लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड से क्या सिक्रेट होता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा, टीयर्स, जो आंसू होते हैं वो सिक्रेट होते हैं लैक्रिमल ग्लैंड से। जब नंबर नहीं आता है तब भी आंसू सिक्रेट होते हैं। जो टीयर्स है वो सिक्रेट होते हैं किसकी वजह से, लैक्रिमल ग्लैंड के एक्टिवेशन की वजह से। एक्टिवेट हो जाती है लैक्रिमल ग्लैंड जब अपने कोई छोड़ के जाते हैं, तब लैक्रिमल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है। जब आपका नंबर नहीं आता है तब भी लैक्रिमल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है। जब कोई बिछड़ जाता है तब भी लैक्रिमल ग्लैंड एक्टिव हो जाती है। तो ये जो लैक्रिमल ग्लैंड है इसके एक्टिव होने की वजह से ही तो आंसू आते हैं। तो आंसू आपको लाने नहीं है, आपका नंबर नहीं आए तो आपको आंसू नहीं लाने हैं, आपको तैयारी ऐसी करनी है कि अगली बार आपका नंबर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेवलपमेंट ऑफ गोइटर एनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड इज मेनली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि गोइटर जो डेवलपमेंट हुआ है, जो गोइटर है उसका रीजन क्या है, मतलब किसकी डेफिशिएंसी से गोइटर होता है। गोइटर का मतलब है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ जाती है, मतलब एनलार्जमेंट उसमें हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होती है, आयोडीन की वजह से। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो गोइटर जो डिजीज कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द थिकेस्ट ह्यूमन स्किन इज। आपको पूछेगी कि थिकेस्ट जो ह्यूमन स्किन है वो कहाँ पे होती है, मतलब सबसे मोटी जो ह्यूमन स्किन है वो कौन से पार्ट में है, तो वो होती है सोल। कहाँ पे, सोल। यहाँ जो सोल है पाम के अंदर तो बिल्कुल थिनेस्ट होती है, जो नेक है वहाँ पर भी थिनेस्ट होती है, हेड पे भी थिनेस्ट होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा थिकेस्ट जो स्किन होती है वो कहाँ पर होती है, सोल। यानी आप एक प्रकार से बोल सकते हैं एडी। जो आपकी एडी है वहाँ पे हाथ लगा के देखना जो स्किन है वो कितनी मजबूत होती है। तो यही तो आपको पूछा गया कि थिकेस्ट ह्यूमन स्किन कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन सा एक एग्जाम्पल है टिश्यू का। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन सेकंड, ब्लड। ब्लड क्या है, टिश्यू का एग्जाम्पल है, यानी कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। CT पूरी होल ओवर, मतलब पूरी बॉडी के अंदर ये सर्कुलेट होता है, होल बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स मैक्सिमम न्यूट्रिशनल एलिमेंट इन द ब्लड आर एब्जॉर्ब्ड। यानी कि जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, जो ब्लड के अंदर जाते हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो भी न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है उनका, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन द सलाइवा। आपको पूछा गया है कि सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है। यहाँ पे आपको सिंपली करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन सेकंड, टाइलिन। P साइलेंट होता है, टाइलिन आप इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी में कितनी टोटल बोन्स होती है, तो ये आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन सेकंड, 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लंबी बोन कौन सी है, तो आपको करेक्ट आंसर कर देना है फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर द ह्यूमन बॉडी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज इंक्लूडेड। जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये ह्यूमन बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, मतलब पार्ट है, जो किसके अंदर इंक्लूड की गई है, मतलब कौन से पार्ट के अंदर ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो होती है। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन फर्स्ट, लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज यूजफुल फॉर रिड्यूसिंग राइज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी वो ड्रग है जो
ICP मतलब जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है, तो उसको कम करने के लिए कौन सी ड्रग यूज ली जाती है? दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट है, IV मैनेटोल। इंट्रावेनसली मैनेटोल दिया जाता है, जिससे जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है जो बढ़ा हुआ है उसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वार्म ड्राई पिंक स्किन आर सीन इन या इज सीन इन, यानी वार्म ड्राई और पिंक स्किन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन फोर्थ, न्यूरोजेनिक शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेडिसिन गिवन ड्यूरिंग एक्यूट एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन इज, ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन किसी पर्सन को हुई है तो उस दौरान कौन सी मेडिसिन देंगे? यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फोर्थ, एड्रेनालिन। एड्रेनालिन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन की क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग हिमोलाइसिस ड्यूरिंग हिमोडायलाइसिस विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, हिमोडायलाइसिस के दौरान कौन सी ड्रग जो है वो यूज ली जाती है जिससे ब्लड के क्लॉट को रोका जा सके? तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन थर्ड, हिपेरिन। हिपेरिन जो है वो ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए यूज ली जाती है ड्यूरिंग हिमोडायलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फॉलोइंग विच इज द या फिर विच इज ए साइड इफेक्ट ऑफ स्टेप्टोमाइसिन, यहाँ जो स्टेप्टोमाइसिन निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेप्टोमाइसिन का क्या है? साइड इफेक्ट है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन फर्स्ट, एर्थ क्रेनियल नर्व। जो एर्थ क्रेनियल नर्व है वो डैमेज हो जाती है, जिससे हियरिंग लॉस पर्सन में हो सकता है। अगर लंबे समय से स्टेप्टोमाइसिन कोई पर्सन खा रहा है तो उसमें हियरिंग लॉस की कंडीशन हो सकती है, तो ये क्या है? साइड इफेक्ट है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड सीरम लेवल मॉनिटरिंग, कौन सी ड्रग अगर आप किसी पर्सन को देते हैं तो उस दौरान आपको सीरम लेवल मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है? दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, लिथियम। लिथियम किसी पर्सन को देते हैं तो उसमें सीरम लेवल जो मॉनिटरिंग होती है वो करने की ज़रूरत होती है। आपने लोराजिपाम दी है, कोई ज़रूरत नहीं है। एमिट्रिप्टालाइन दी है आपने, कोई बात नहीं है। हैलोपेरिडोल दिया है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर लिथियम अगर आपने दी है तो उसमें जो सीरम लेवल मॉनिटरिंग है वो करने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स ऑफ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड, कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट, आपको यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट बताना है जो हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन फोर्थ, नेफिडिपाइन। जो नेफिडिपाइन है वो क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट है जिसको हाइपरटेंशन में यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच साइन एंड सिम्टम यू विल फाउंड इन एन इन्फेंट विथ पाइलोरिक स्टेनोसिस, ये भी सरकारी क्वेश्चन है, ये भी सरकारी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा भी जा चुका है और जो फ्यूचर कम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाली है उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बच्चे को पाइलोरिक स्टेनोसिस हो रखा है तो कौन सा साइन सिम्टम आपको वहाँ पे नजर आएगा उस पर्सन के अंदर? दोस्तों आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन फोर्थ, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्रिकॉशन इज यूज्ड ड्यूरिंग फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी के दौरान कौन सा प्रिकॉशन यूज आपको करना है? यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना? ऑप्शन फोर्थ, कवर द इन्फेंट आई एंड जेनाइटलिया, मतलब जो आइज़ है उनको आपको क्या कर देनी है? कवर कर देनी है। मतलब फोटोथेरेपी के दौरान आंखों पे किसी भी प्रकार की उसकी जो लाइट है वो नहीं जानी चाहिए, तो ये आपको प्रिकॉशन बेबीज़ के अंदर करना है जब फोटोथेरेपी उनको दी जाती है। जॉइंडिस से बचाने के लिए फोटोथेरेपी देती हैं। 40 to 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है वो लाइट और बेबी के बीच में रखा जाता है, ये भी आपको कभी कभार पूछ लिया जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A couple has a 2 years old child with cystic fibrosis. When planning their next pregnancy, the couple should undergo. देखिए कि कपल्स है जिनके 2 साल का बच्चा है जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑलरेडी हो रखा है और वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी की क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? मतलब प्लानिंग से पहले उनको क्या कुछ करना चाहिए या फिर क्या आप सजेस्ट करेंगे? दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, जेनेटिक काउंसलिंग। उनको जेनेटिक काउंसलिंग की ज़रूरत है, जेनेटिक काउंसलिंग उनको करवा लेनी चाहिए नेक्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेड कंट्रोल इज पॉसिबल इन एन इन्फेंट एट, जो इन्फेंट्स होते हैं वो हेड को कब तक कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब कब तक वो कंट्रोल कर लेते हैं? यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, 3 मंथ। 3 महीने के जब वो इन्फेंट होते हैं, जब बच्चा 3 महीने का होता है तो अपने हेड को कंट्रोल खुद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लो बर्थ वेट बेबी इज डिफाइंड एज, लो बर्थ वेट बेबी की आपको डेफिनेशन पूछी है। लो बर्थ वेट बेबी किसे कहेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड,
बर्थ वेट लेस देन 2500 ग्राम, यानी कि 2.5 किलो से कम अगर बेबी का वेट है तो उसे क्या कहेंगे, लो बर्थ वेट बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ लेबर वुड द नर्स असेस क्राउनिंग, कौन सी स्टेज यानी कि लेबर की कौन सी स्टेज के दौरान नर्स असेस करती है क्राउनिंग। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी दोस्तों बार बार पूछा जाता है कि जो क्राउनिंग है वो कौन सी स्टेज में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिफोर बर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कनेक्ट द राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स ऑफ द हार्ट। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि बर्थ से पहले कौन सी वो स्ट्रक्चर है जिससे राइट और लेफ्ट जो ऑरिकल्स है वो हार्ट से मतलब कनेक्ट होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल, जो राइट और लेफ्ट एट्रियम होते हैं दोनों के बीच में एक ओपनिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following when present in urine may cause a reddish stain on the diaper of a newborn। देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया कि यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा जिससे न्यूबॉर्न का जो डायपर है वो रेडिश कलर का हो जाएगा। मतलब आपको बताना है कि यूरिन के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये रेडिश कलर हो रहा है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की वजह से न्यूबॉर्न का जो डायपर है वो रेडिश स्टेन का हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्ली एमनियोसेंटेसिस इज डन इन विच पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। जो अर्ली एमनियोसेंटेसिस है वो प्रेगनेंसी के दौरान कब करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड 11 to 15 वीक, 11 से 15 वीक पे अर्ली एमनियोसेंटेसिस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स वुड बी एडमिनिस्ट्रेड फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। कौन सी हार्मोन है जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्पफुल होता है या फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करता है, तो क्या आप एडमिनिस्टर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन थर्ड, ऑक्सीटोसिन। ये आपने बार बार सुना भी होगा और बार बार ये कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, एंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नॉन एज या फिर नॉन एज। एंडोमेट्रियम जो प्रेगनेंसी की होती है उनको क्या कहते हैं या फिर उसे किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, डेसिडुआ। दोस्तों ये थे हमारे 60 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। दोस्तों आपको वो पार्ट भी कंप्लीट देखना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा देना ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।